यह एक विशाल और बंजर जंगल था, जहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। घास फूस और झाड़ियों के अलावा बंजर पीले परिदृश्य पर बस अनगिनत धूसर चट्टानें ही दिखाई दे रही थीं, सभी अलग अलग आकार और आकृति की। आसमान में तपता सूरज अपनी गर्मी से धरती को तपा रहा था और हवा पीली धूल से भरी हुई थी। एक छोटी और कमजोर आकृति धीरे धीरे उस उदास पीले परिदृश्य पर ध्यान में आई और वह जितनी तेजी से हो सके आगे भाग रही थी। वह लगभग 6 या 7 साल की एक छोटी बच्ची थी और उसने हल्के पीले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिस पर गुलाबी बेर के फूलों की कढ़ाई की गई थी। उसके काले बाल जूड़े में बंधे हुए थे और उसकी कई जटिल आकृतियां थीं, जिनमें चमकदार काली पुतलियों वाली बड़ी आंखें, एक छोटी सी नाक और लाल चेरी जैसे होंठ शामिल थे। वह छोटी बच्ची अपने दाहिने हाथ में हथेली के आकार का एक पेलेट ड्रम कसकर पकड़े हुए थी। पेलेट ड्रम काफी पुराना लग रहा था। ड्रम के दोनों ओर की त्वचा उम्र के कारण पीली पड़ चुकी थी और उसकी सतह पर कई नीले सांपों के डिजाइन थे। छोटी रस्सियों से ड्रम से जुड़ी पैलेट की जोड़ी कभी कभी उसके दौड़ते समय ड्रम के सिर से टकराकर आवाज निकालती थी। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वह बच्ची बहुत तेज और फुर्तीली थी और कुछ ही लंबे डग भरने के बाद वह एक खुले मैदान में पहुंच गई, जिसके सामने लंबी घास का एक टुकड़ा था, जिसकी ऊंचाई एक सामान्य वयस्क व्यक्ति जितनी थी। वह बहुत जल्दी में लग रही थी, क्योंकि उसका गोरा माथा पहले से ही पसीने से तर था और पसीने की एक धार उसके बाएं गाल से होते हुए उसकी नाजुक गर्दन तक बह रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से पसीना पोंछा और उसके गोल गाल पके सेबों के जोड़े जैसे लाल हो गए थे, लेकिन वह जरा भी धीमी नहीं हुई। ठीक इसी समय दूर से अचानक एक कर्कश पुरुष स्वर गूंजा, रुको छोटी चुड़ैल। यह सुनकर बच्ची सिहर उठी और वह इतनी डर गई कि उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ में पेलेट ड्रम उठाया और उसे जोर से घुमाया और उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए, जिससे ड्रम की सतह पर तुरंत हल्की नीली रोशनी की एक परत उभर आई। जैसे ही छर्रे ड्रम की सतह पर टकराए, नीली रोशनी का एक विस्फोट फूट पड़ा, जो उसके ठीक सामने ऊंची घास के एक टुकड़े पर जा गिरा। ऊंची घास की सतह पर तुरंत नीली रोशनी की एक परत उभर आई, लेकिन वह रोशनी पलक झपकते ही गायब हो गई, मानो कुछ हासिल ही न हुआ हो। छोटी लड़की ने छर्रे वाले ड्रम को कुछ और बार घुमाया और ड्रम के हर प्रहार के साथ नीली रोशनी का एक विस्फोट फूट पड़ा, जो उसके आसपास की ऊंची घास पर गिरा और फिर कुछ क्षण के लिए नीली रोशनी से चमका, फिर सामान्य हो गया। यह सब करने के बाद छोटी बच्ची का चेहरा और भी पीला पड़ गया था, लेकिन उसे आराम करने का भी समय नहीं मिला और वह ऊंची घास में सिर के बल कूद पड़ी। छोटी बच्ची के ऊंची घास में छिपने के कुछ ही देर बाद 100 फीट से भी ज्यादा दूर धूल का एक बादल उठा और एक आकृति अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ती हुई ऊंची घास के उस टुकड़े के सामने पहुंची। वह एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी घनी दाढ़ी थी और जिसकी उम्र 40 के आसपास लग रही थी। वह एक हाथ में झिलमिलाता पोड़ाव पकड़े हुए था, जो देखने में एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उसकी नजर ऊंची घास के सामने छोटे छोटे पैरों के निशानों पर पड़ी और वह तुरंत पोड़ाव उठाए ऊंची घास की ओर दौड़ा। लेकिन ठीक उसी समय आगे नीली रोशनी का एक विस्फोट हुआ और 5-6 लंबे नीले सांप एक साथ बाहर निकले, अपने सांप जैसे मुंह खोलकर अपने तीखे नुकीले दांत दिखाते हुए उस हट्टे कट्टे आदमी पर झपट्टे। यह देखकर वह आदमी थोड़ा लड़खड़ाया, फिर जल्दी से अपने बाएं हाथ से एक ताबीज निकाला और उसे अपने शरीर पर पटक लिया। एक सफेद रोशनी का घेरा तुरंत उभर आया और उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़े पोड़ाव को तेज भिनभिनाहट के बीच हवा में उछाल दिया। पोड़ाव से कई फीट लंबी रोशनी का एक विस्फोट हुआ और उस हमले से 3 नीले सांप तुरंत 2 टुकड़ों में कट गए। जहां तक बाकी नीले सांपों की बात है, वे उस हट्टे कट्टे आदमी के चारों ओर लगे सफेद प्रकाश के अवरोध से दूर हो गए, जिसके बाद उस आदमी के पोड़ाव ने उन्हें भी 2 टुकड़ों में काट डाला। पलक झपकते ही उस हट्टे कट्टे आदमी ने सभी नीले सांपों को परास्त कर दिया और उनके असली रूप ऊंची घास के कई गुच्छों के रूप में प्रकट हुए। यह देखकर हट्टा कट्टा आदमी
ठंडी आवाज में बड़बड़ाया और ऊंची घास में भागने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वह वहीं रुक गया और अपना पोड़ाव वापस खींच लिया। उसके पीछे से सरसराहट की एक तेज आवाज आई और दो आकृतियां तेजी से वहां पहुंची। उनमें से एक लंबा और दुबला पतला दांववादी पुजारी था, जिसने थोड़ा फटा हुआ धूसर चोगा पहना हुआ था और हाथ में एक सफेद घोड़े की पूंछ का झाड़ू पकड़े हुए था। जबकि दूसरा एक नाटा और हट्टा कट्टा आदमी था, जिसके लंबे चेहरे पर कई चोट के निशान थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। क्या आप ठीक हैं, साथी दांववादी? हट्टे कट्टे आदमी ने दोनों आदमियों की ओर मुड़ते हुए पूछा। जैसा कि एक राक्षसी लोमड़ी की बेटी से उम्मीद की जाती है, वह सचमुच एक चालाक छोटी चुड़ैल है। साथी ताऊवादी क्यूई और मैं उसका पीछा करने के लिए थोड़े अधीर थे और हम लगभग उसके जाल में फंसी गए थे, लेकिन शुक्र है कि हम सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। साथी ताऊवादी यान, तुम यहां क्यों रुके हो? और वह चुड़ैल अभी कहां है? लंबे चेहरे वाले आदमी ने उलझन भरे भाव से पूछा। उस हट्टे कट्टे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे ऊंची घास की ओर इशारा किया और ऊंची घास के सामने छोटे छोटे पैरों के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो उसे पकड़ लेते हैं और ये सब खत्म कर देते हैं। लंबे चेहरे वाला आदमी बोलते हुए ऊंची घास में घुसने के लिए आगे बढ़ा। वह एक दिन और एक रात से भाग रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि अब वह लगभग पूरी तरह थक चुकी होगी, लेकिन वह लकड़ी के गुणों वाली भ्रमकारी तकनीकों का इस्तेमाल करने में माहिर है, जिसका मतलब है कि उसके लिए ऊंची घास का यह टुकड़ा मछली के लिए पानी जैसा होगा। मुझे डर है कि उसके पीछे बेतहाशा दौड़ना ना समझी होगी। दाऊवादी पुजारी ने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए सोचा। यह सुनकर वह लंबे चेहरे वाला आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर गुस्से से बोला, तो क्या हम उसे यूं ही जाने देंगे? इतनी कम उम्र में ही वह इतनी चालाक है। अगर हम उसे पूरी तरह परिपक्व होने देंगे तो कौन जाने वह कितनी बड़ी खतरनाक बन जाए। हम न्याय के रक्षक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते और इस राक्षस को बच निकलने नहीं दे सकते। हम उसे अपनी नाक के नीचे से यूं ही नहीं जाने देंगे। उस हट्टे कट्टे आदमी ने नेक आवाज में कहा। लगता है आपने पहले ही कोई रणनीति बना ली है, साथी ताऊवादी यान। ताऊवादी पुजारी ने टिप्पणी की। यह ऊंची घास का टुकड़ा काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम बिना सोचे समझे इसमें घुस जाएं, तो भी हम अंततः उस राक्षस को पकड़ तो पाएंगे, लेकिन यह बहुत बड़ी परेशानी होगी। मैंने सुना है कि साथी ताऊवादी फेंक ने हाल ही में एक अग्नि बादल तावीज खरीदा है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, साथी ताऊवादी क्यूई की पवन लुढ़ तकनीक में महारत बेजोड़ है। इन दोनों चीजों के साथ मिलकर हम पल भर में सारी ऊंची घास को जलाकर राख कर देंगे और उस राक्षस को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। लंबे चेहरे वाला आदमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मेरे अग्नि बादल ताबीज का इस्तेमाल करना तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन उस राक्षसी लोमड़ी को पकड़ने के बाद मैं उसकी खाल ले लूंगा। बाकी सब तुम दोनों बांट सकते हो। तुम क्या कहते हो? नहीं, उस राक्षसी लोमड़ी को जिंदा पकड़ना होगा। हट्टे कट्टे आदमी ने सिर हिलाकर तुरंत मना कर दिया। यह सुनकर उस लंबे चेहरे वाले आदमी के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो तुम मुझसे मेरे अग्निमेघ ताबीज को बिना किसी कीमत के कुर्बान करने को कह रहे हो? यह एक मध्यम दर्जे का प्राथमिक ताबीज है, जिसकी कीमत मुझे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चुकानी पड़ी है। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, साथी ताऊवादी फेंक। अगर मैं गलत नहीं हूं तो साथी ताऊवादी यान को रक्त तलवार संप्रदाय का एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए। रक्त तलवार संप्रदाय ने हाल ही में राक्षसी लोमड़ी को जिंदा पकड़ने का एक मिशन जारी किया है, और जो इस मिशन को पूरा करेगा वह न केवल एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनेगा, बल्कि उसे एक रक्त विलाप की गोली और 1000 आत्मा रत्नों का इनाम भी मिलेगा, है ना? ताऊवादी पुजारी ने उस हट्टे कट्टे आदमी की ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण नजर थी। हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने कहा, साथी दांववादी क्यों?
मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे रक्त तलवार संप्रदाय के बारे में इतना कुछ जानते होगे। चलो, गोलमोल बातें करके समय बर्बाद नहीं करते। अगर तुम दोनों इस राक्षसी लोमड़ी को जिंदा पकड़ने में मेरी मदद कर सको तो तुम दोनों स्पिरिट स्टोन का इनाम बराबर बांट सकते हो। तुम क्या कहते हो? मुझे इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, दाऊवादी पुजारी ने जवाब दिया और लापरवाही से अपनी घोड़े की पूंछ वाली झाड़ू अपनी बांह पर रख ली। तो फिर अब और देर नहीं करनी चाहिए। लंबे चेहरे वाले उस आदमी ने बोलते हुए एक ताबीज निकाला और उसे आगे फेंककर मंत्र पढ़ने से पहले उस पर एक लालसा भरी नजर डाली। ताबीज की सतह पर तुरंत लाल रोशनी की एक परत उभरी, जिसके बाद वह लाल लपटों के बादल में बदल गई। यह प्रकृति की एक प्रचंड शक्ति की तरह थी जो आकाश से नीचे ऊंची घास की ओर उतरी। जैसे ही ऊंची घास आग के बादल के संपर्क में आई, वह तुरंत आग की लपटों में गिर गई। उसी समय ताओवादी पुजारी ने अचानक अपनी घोड़े की पूंछ वाली झाड़ू हवा में घुमाने से पहले एक ताओवादी प्रार्थना की। एक तेज चीख की आवाज तुरंत गूंजी, जैसे हवा के कई झोंके हवा में से निकले और पंखे के आकार की लहरों में फैल गए। हवा के झोंकों से लपटें और भड़क उठी जो ऊंची घास में एक अजेय लहर की तरह तेजी से फैल रही थीं, और घना काला धुआं हवा में ऊपर उठ रहा था जबकि राख चारों दिशाओं में उड़ रही थी। तीनों ने बिना पलक झपकाए आग के सागर को गौर से देखा और अचानक ताओवादी पुजारी ने घोषणा की, वहां। उसी समय वह एक तेज तीर की तरह एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ा और अपने घोड़े की पूंछ जैसे मुंह के एक झटके से उसके बालों की सतह पर एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। यह सुनकर हट्टा कट्टा आदमी और लंबे चेहरे वाला आदमी दोनों ही हरकत में आ गए और ताओवादी पुजारी के पीछे पीछे चल पड़े। उनसे लगभग 200-300 फीट आगे ऊंची घास से, जिसे आग का सागर तेजी से निगल रहा था, एक छोटी सी आकृति अचानक उभरी, और वह कोई और नहीं बल्कि सामने वाली छोटी बच्ची थी। इस समय उसके हल्के पीले वस्त्र में पहले से ही कई छेद हो चुके थे और घने धुएं से उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। जिस ऊंची घास के मैदान में वह छिपी थी वह पहले काफी बड़ा था, और कोई आवाज न करने के लिए जिससे ध्यान उसकी ओर जाए, वह ऊंची घास के बीच से सावधानी से आगे बढ़ रही थी और बीच बीच में दिशा बदल रही थी। उसके पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा था कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पीछा करने वाले उसे बाहर निकालने के लिए गोलियां चलाएंगे। छोटी बच्ची के चेहरे पर एक भयावह भाव आ गया और वह घबराहट में जितनी जल्दी हो सके भाग गई और लगातार खांसती रही। हालांकि वह ज्यादा दूर भी नहीं जा पाई थी कि उसे पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ, जिसके बाद उसके चारों ओर अनगिनत नीले धागे उभर आए। लगभग उसी क्षण ऊपर से एक सीटी की आवाज आई और ऊपर से लगभग 10 फीट लंबा एक काला जाल उस पर आ गिरा। छोटी बच्ची की आंखों का डर निराशा में बदल गया, लेकिन अचानक उसकी नजर एक छोटे और सूखे पेड़ पर पड़ी जो उसके सामने 100 फीट से भी ज्यादा दूर था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने जोर से अपनी जीभ काट ली। अब हम उसे पकड़ चुके हैं। लंबे चेहरे वाला आदमी तीनों में सबसे धीमा था, लेकिन वह देख सकता था कि हट्टे कट्टे आदमी और ताओवादी पुजारी ने मिलकर छोटी बच्ची को फंसाने की कोशिश की थी, और वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। नीले धागों का विशाल समूह कई दर्जन फीट की दूरी तक बहता रहा और फिर वापस आकर छोटी बच्ची को फंसा लिया, और उसी समय आकाश में फैला काला जाल भी उस पर गिर पड़ा। हालांकि ठीक इसी क्षण गतिहीन छोटी बच्ची का शरीर अचानक नीले प्रकाश में विलीन हो गया और फिर एक छोटे से पेड़ में बदल गया। उसने लकड़ी बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया। यह सब देखकर उस हट्टे कट्टे आदमी और दांववादी पुजारी के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई और वे दोनों ऊपर से नीचे उतर आए। वहां लंबे चेहरे वाले आदमी ने जल्दी से आगे एक जगह की ओर इशारा किया। वह छोटा और मुरझाया हुआ पेड़ जो अभी एक पल पहले वहां खड़ा था अचानक धुंधला हो गया और फिर गोली ढोलिए उस छोटी बच्ची में बदल गया, और वह उस दृश्य से भागने से पहले पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे भागने मत देना,
शायद यह इस वजह से था कि उसने अभी अभी लकड़ी बदलने की तकनीक का अभ्यास किया था। लेकिन छोटी बच्ची का चेहरा अब पूरी तरह से रंगहीन हो गया था और उसके कदम भी भारी और ज्यादा श्रम साध्य होते जा रहे थे। नतीजतन वह बार बार लड़खड़ाने लगी थी, इसलिए उसकी गति स्वाभाविक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो रही थी और उसके 3 पीछा करने वाले तेजी से उनके बीच की दूरी कम कर रहे थे। आह! अचानक छोटी बच्ची एक पत्थर से ठोकर खाकर चीख पड़ी और वह आगे की ओर उड़ी। फिर लगभग 10 फीट ऊंची एक विशाल धूसर चट्टान से टकराकर जमीन पर जोर से गिर पड़ी। तुम भागते क्यों नहीं? लंबे चेहरे वाले आदमी ने प्रसन्न भाव से कहा। तीनों आदमी धीमे हो गए और एक त्रिकोण बनाकर 3 अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े, जिससे बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। इस समय तक तीनों आदमी उस छोटी बच्ची का दिन रात पीछा कर रहे थे और रास्ते में वे उसकी कई चालाक चालों में फंस चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बहुत नाराज और क्रोधित महसूस कर रहे थे। तीनों में से लंबे चेहरे वाला आदमी विशेष रूप से प्रतिशोधी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी एक अग्नि बादल तावीज खो दिया था। जैसे ही तीनों आदमी उस छोटी बच्ची के पास पहुंचे, उसने अपनी पीठ पीछे पड़ी विशाल चट्टान से कसकर सटा ली और फिर एक गेंद की तरह सिकुड़ गई, लेकिन उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। तीनों आदमी स्वाभाविक रूप से उसके घृणित भाव से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और लंबे चेहरे वाले उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़कर एक भयावह भाव के साथ हाथ उठाया। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सबक जरूर सिखाऊंगा। ठीक इसी क्षण घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। एक तेज दरार की आवाज हुई और उस विशाल चट्टान की सतह पर अनगिनत पतली दरारें दिखाई दी, जिस पर छोटी बच्ची कसकर दबी हुई थी। कई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े छोटी बच्ची के सिर पर गिर पड़े, जिससे वह अनायास ही सिहर उठी। यह देखकर लंबे चेहरे वाला आदमी अचंभित रह गया और उसने अपना काम रोक दिया, अपना दाहिना हाथ हवा में लटकाए रखा। बाकी 2 आदमियों का ध्यान भी कुछ देर के लिए छोटी बच्ची से हट गया, क्योंकि वे उसके पीछे खड़ी विशाल चट्टान का निरीक्षण करने के लिए मुड़े थे। तीनों आदमी देखते रहे कि कैसे विशाल चट्टान की सतह पर दरारें तेजी से मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं और चट्टान के कई टुकड़े जमीन पर गिरने से पहले ही टूटकर बिखरने लगे। छोटी बच्ची को भी इस अजीबोगरीब घटनाक्रम की उम्मीद नहीं थी और उसने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें अपने सिर पर रख लीं। 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार एक गड़गड़ाहट के साथ विशाल चट्टान पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने से पहले चारों दिशाओं में उड़ गए, जिससे पीली धूल के बड़े बड़े बादल उठे। तीनों आदमी यह देखकर चौंक गए और वे कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन उनकी नजरें उस विशाल चट्टान के बचे हुए हिस्से पर टिकी रहीं। यह क्या है? लंबे चेहरे वाला आदमी हकलाते हुए बोला। जैसे जैसे धूल धीरे धीरे जमती गई, यह स्पष्ट होता गया कि विशाल चट्टान पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक पुरुष आकृति आ गई थी, जो असाधारण रूप से लंबी और चौड़ी थी। उस आदमी ने नीला लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे और बालों पर धूसर रंग की एक परत जमी हुई थी, जिससे जाहिर था कि वह उस विशाल चट्टान के भीतर रहता था। धूसर रंग के पाउडर के बीच भी उसके चेहरे की कुछ सामान्य आकृतियां और उसका रंग थोड़ा सा सांवला सा दिखाई दे रहा था। वह आदमी भावशून्य भाव से आगे देख रहा था, थोड़ा धीमा और सुस्त लग रहा था, लेकिन वह उस हट्टे कट्टे आदमी से भी काफी लंबा था। छोटी लड़की और तीनों आदमी इस अचानक हुए घटनाक्रम से हैरान थे